नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक हमारी सेवक और जीके पायलट बैच में दोनों में कॉमन ही है, इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलो जी। अक्षय जी कह रहे हैं जय बजरंग बली सर जी, तो जय बजरंग बली आपकी स्वीकार होगी। ठीक है, तो जल्दी से सुनील कुमार जी हैं, सुप्रिया सिंह हैं, मिथिलेश कुमार भी हमारे साथ हैं, अरुण रावत हैं, कृष्ण कांत गुज्जर भी हमारे साथ हैं, संजय जी हैं। चलो, दीपक सैनी, तो आरती साहा, तो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मित्रों, मैं माफी चाहूंगा जिनका नाम ना बुला है, तो वो ये मत समझना कि सर जिनको हमसे जो है एलर्जी है, बोल देते हैं ना हमारी भाषा में। तो क्योंकि स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उसमें जो है इक्का दुक्का नाम जो ना, वैसे तो काफी जो है बच्चे इनके नाम ना लिए जाते, तो इसमें कोई जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। अब पवन यादव भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार होगी। अर्चना है, राजकुमार भी हैं, तो सभी बेहतरीन तरीके से गुड मॉर्निंग। केसवाल सर गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार है। चलो, तो आप जान गए इसका मतलब मेरा नाम। चलो, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो ये थी कि आप जो है ना जानते होंगे, लेकिन सभी बच्चे जान गए हैं। चलो, तो मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला ही है उत्तर भारत के राजवंश और पार्ट थर्ड, और इसमें भी हमारा चल रहा था दिल्ली के चौहान वंश। मेरे प्यारों, कौन से वंशों की बात है? तो दिल्ली के चौहान वंश हमने पढ़ाए थे, और उसमें आपका रह गया था पृथ्वीराज चौहान। शायद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं। तो पृथ्वीराज जो चौहान है उन्हें हम करते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि चौहान वंश था और चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय ना आए, तो ये तो बात भाई गलत है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, पृथ्वीराज। ठीक है, कौन से राज की बात होगी? तो सर पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कौन से होंगे सर? पृथ्वीराज चौहान, और एक तो प्रथम थे और एक कौन से हैं? तृतीय। ये वही तृतीय हैं जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के बीच। यदि मैं पृथ्वीराज तृतीय के समय की बात करूं सर, ये समय कब से कब तक है इनका? तो चौहान वंश की गद्दी पर कब से कब तक आए हैं? तो 1178 एडी से लेकर 1192 एडी तक ये गद्दी पर भी बैठे हैं। कौन से सर? 1178 एडी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और 1192 एडी आपको बता देना है। तो कब से 1178 से 1192 एडी तक कौन बैठेंगे? पृथ्वीराज चौहान जी गद्दी पर बैठे हैं। अब मित्रों, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान यदि बात होगी, तो मित्रों चौहान वंश के महानतम शासकों में से एक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे सर उपनाम इनका मुझे आप बता देना। यदि उपनाम की बात होगी तो आप बताएं सर राय पिथौरा। कौन सा पिथौरा होगा? तो इन्हें राय पिथौरा के उपनाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, राय पिथौरा। यदि आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अन्य किस नाम से, तो आप बताएंगे इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम कई बार पूछा गया है, किसका? आता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो माता हैं इनका नाम क्या था? तो आप बता देना सर जी कर्पूर देवी। कौन सी देवी की बात होगी? तो यहाँ आप बताएंगे बढ़िया तरीके से कर्पूर, ऐसे लिख देना है कर्पूर देवी।
कौन सी देवी होगी? तो माता का नाम कर्पूर देवी, उपनाम राय पिथौरा, किसका? पृथ्वीराज चौहान मतलब तृतीय, और जो गद्दी पर बैठे हैं 1178 से लेकर 1192 तक। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, चलो मित्रों, एक युद्ध होता है तुमुल का युद्ध। यहां पर कौन से युद्ध की बात आई है? तुमुल का युद्ध पूछा गया है, और ऐसे युद्ध हमसे निकल कर आ जाते हैं। और तुमुल का जो युद्ध है वो होता है 1182 ईस्वी में। कौन से वर्ष की बात है? तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं माफी चाहूंगा, चंदेल वंश के राजा थे परमर्दी देव बर्मन के बीच यह युद्ध होता है। और इसी युद्ध में ठीक है ना, एक चंदेल वंश के जो है परमर्दी देव जो राजा थे, उनके दरबार के महत्वपूर्ण सेनापति थे आल्हा ऊधल। आपने सुना होगा, महोबा के रहने वाले वो आला ऊधल जो मेरे प्यारो इस तुमुल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की थी, इतने युद्ध लड़े थे। यदि इतिहास में मैं देखूं, उन दोनों भाइयों का नाम ठीक है ना, आला और ऊदल का अमर सा हो गया। सेनापति तो थे, तो आपको लिखना है, सही है, ठीक है, जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। आप लिखेंगे सर तुमुल का युद्ध। कौन से युद्ध की बात है? तो हम बताएंगे सर तुमुल का युद्ध कब हुआ है, तो आपको नोट कर देना है 1182 ईस्वी में। मेरे प्यारों, कौन से वर्ष की बात होगी? तो हम बताएं सर जी 1182 एडी में कौन से युद्ध? तो तुमुल का युद्ध होता है। और किस किस के बीच? तो आप बताएंगे सर जी पृथ्वीराज, इस तरीके से लिख देना है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, कौन से? पृथ्वीराज तृतीय वे, पृथ्वीराज तृतीय वे, ठीक है ना, परमार वंश के राजा हैं। परमार वंश के राजा, कौन से? परमार वंश के राजा, और राजा का नाम होगा परमर्दी देव। ठीक है, परमर्दी ऐसे लिख देना, परमर्दी, परमर्दी देव बर्मन, परमर्दी देव बर्मन के बीच यह युद्ध हुआ है। बर्मन के, बर्मन ऐसे लिख देना है, बर्मन के बीच। ठीक है, आता है तुमुल का युद्ध किस किस के बीच होता है? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज तृतीय व परमार वंश के राजा परमर्दी देव के बीच यह युद्ध होता है। और मेरे प्यारों, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? तो आप बताएंगे सर जी विजयी हो जाते हैं। और इस तुमुल के युद्ध में मेरे लाडलो, ठीक है ना, आला ऊधल किसके मुख्य सेनापति है? परमर्दी देव बर्मन के जो है क्या थे सर जी? सेनापति थे। तो आप नोट करके लिखेंगे, यहां लिख देंगे, ठीक है ना, यहीं लिख देंगे परमर्दी देव के प्रसिद्ध सेनापति, आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, इस युद्ध में ऐसे लिख देना है नोट करके। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस युद्ध में मेरे प्यारो परमर्दी देव, कौन से देव की बात होगी? परमर्दी, परमर्दी देव, ठीक है ना, इस परमर्दी देव, परमर्दी देव होंगे ना इस युद्ध में, परमर्दी देव के मुख्य सेनापति। ठीक है, कौन से सेनापति की बात है सर जी? मुख्य सेनापति, ये आपको लिख देना है। और मुख्य सेनापति का नाम क्या होगा? इस युद्ध में परमर्दी देव के मुख्य सेनापति आल्हा व ऊधल, ठीक है ना, आल्हा दोनों भैया हैं, आल्हा व ऊधल, ठीक है, मारे जाते हैं, आला ऊधल मारे जाते हैं। तो ये आपको बता देना है कौन से युद्ध में? तो मारे जाते हैं भैया तुमुल के युद्ध में। आ रही है बात समझ में सभी के? अब पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर इनका जवाब मुझे देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आता है क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब बता देना। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारो, तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो जाते हैं। जब पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो जाते हैं तो मेरे प्यारो एक पुंजन राय है। कौन सी राय है? पुंजन राय को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि महोबा जो उत्तर प्रदेश का जनपद है ना, उसी में ही परमर्दी देव मतलब बोलू तो चंदेल वंश का उदय हुआ था। और उस महोबा में पुंजन राय को, ठीक है ना, क्या उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया जाता है। चंदेल वंश को पराजित कर दिए ना, तो आप बता देना है पुंजन राय को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है।
पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आता है, जब आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। सर पृथ्वीराज जो तृतीय है ना, पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का, कौन से गौरव की बात है, जो हिंदुओं का जो गौरव है, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बताना है स्पीड के साथ। क्या क्वेश्चन है सर? पृथ्वीराज तृतीय को, कौन से राज की बात है सर? पृथ्वीराज तृतीय को, इस तरीके से लिखना है, पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का, कौन से गौरव की बात तो होगी मेरे प्यारो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदू गौरव का, ठीक है ना। हिंदुओं का जो गौरव होता है, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, इस तरीके से लिख देना है, अंतिम सूर्य कहा जाता है। यदि क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो भैया निश्चित तौर पर बताऊंगा और बताना आपको भी होगा। जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू, यदि मैं बात करूं हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, तो आप बता देना सर जी। हाँ, कहा तो जाता है। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है मेरे प्यारो, इन्होंने एक दल पुंगल की उपाधि भी धारण की है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हम बताएंगे सर जी दल पुंगल। और एक मैं बताऊं, दल पुंगल की जो है उपाधि राजा जयचंद ने भी, ठीक है ना, किसने? राजा जयचंद ने भी हासिल की थी। मतलब कि इनकी जो विशाल सेना है वो हमेशा विचरण किया करती थी, ऐसी जो है दल पुंगल का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है। उपाधि इन्होंने भी कौन सी, तो यदि बात होगी सर कौन सी उपाधि धारण की है, तो हम बताएंगे सर इन्होंने दल पुंगल की उपाधि, कौन सी सर जी? दल पुंगल की उपाधि, ये आपको कर देना है, दल पुंगल की उपाधि धारण की। और यदि इसकी मैं चौहान वंश की बात करूंगा तो दल पुंगल का यहां पर शाब्दिक अर्थ बता दिया, विश्व विजेता। कौन सा? विश्व विजेता, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलो जी, के बाद यही वंश आया कि, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा वो नीचे ऐसे कर देना, ठीक है, ऐसे ही कर देना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आगे चलेंगे। उपाधि दल पुंगल की होगी। अब मित्रों मैंने आपको बताया था गहड़वाल वंश के अंतिम ही राजा हुए राजा जयचंद, और राजा जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य मेरे प्यारों क्या था? एक प्रेम प्रसंग था। ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। प्रेम प्रसंग मैंने राजा जयचंद जब टॉपिक चला था तो मैंने वो बताया भी था बढ़िया तरीके से। पृथ्वीराज चौहान ऐसे लिख देना, ठीक है ना, ऐसे नीचे को रे निकाल देना, और तो ना है कहीं, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, गलत लिख गया नीचे। चलो अब बात आती है सर जी, एक तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कौन सी युद्ध की बात होगी? तो आप बताएंगे सर तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो हमें बताना है सर जी तराइन का प्रथम युद्ध। और यदि मैं बात करूंगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे सर जी 1191 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात होगी? तो हम बताएं सर 1191 एडी में होता है। और किस किस के बीच, ये भी पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान। कौन से चौहान होंगे सर जी? तो हम बताएंगे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर के शासक के हैं वे। और बता देना मोहम्मद गौरी, किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ। बड़ा घमासान युद्ध, तराइन का वो मैदान होगा, ठीक है, जो हरियाणा की पावन भूमि पर अवस्थित होगा। तराइन का प्रथम युद्ध जन कितनी बार हमसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप बता देना सर जी तराइन का प्रथम युद्ध, हाँ 1191 एडी में। और किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यहां आपको बताना है, वे मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और इस युद्ध में मेरे प्यारों विजयी कौन होगा? तो आप बता देना, विजयी तो सर जी पृथ्वीराज चौहान जी हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी को मेरे प्यारों बंदी बना लिया।
बंदी बनाने के बाद बताया जाता है, जो इतिहास कहता है, वो तो इतिहास क्या वैसे भी पता है कि हिंदुओं के अंदर एक दया भावना सबसे ज्यादा होती है, और इसी दया भावना के कारण मेरे प्यारो मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया कि जा चला जा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अपनी शक्ति को और समेकित करने के बाद और जो अपनी सेना बढ़ाता है कौन, मोहम्मद गौरी, और मेरे प्यारो फिर अगले वर्ष उसी तराइन के मैदान में, ठीक है ना, एक बार फिर युद्ध होता है, और युद्ध का नाम होगा तराइन का सेकंड युद्ध। कौन सा, हमें बताना होगा सर जी, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। कौन से युद्ध की बात है यहाँ पर, तराइन का द्वितीय युद्ध आपको बताना है, और वर्ष कौन सा होगा सर, तो हम बताएंगे 1192 क्या होगा, ठीक है। 1192 एडी, और किस किस के बीच, फिर इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ है, और किस किस के बीच, तो हम बताए सर पृथ्वीराज चौहान, कौन से राज की बात होगी, तो हम बताए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान वे मोहम्मद गौरी, वे कौन सी गौरी की बात होगी, तो हम बताएं सर जी मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच। अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध में मेरे प्यारो अब की बार मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। कौन, मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है, और बताया जाता है कि ठीक है ना, विजयी ये इस तरीके से लिख देना है, बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी को, ठीक है ना, मतलब जो युद्ध स्थल है वहीं से अगवा कर लिया जाता है, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, लाकर, और मेरे प्यारो अफगानिस्तान ले जाया जाता है, काबुल में। आज भी पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अवस्थित है, ये आप सभी को पता भी होगा। और इसी युद्ध को जीतने के बाद यदि मैं बात करूं तो भारत में मुस्लिम सत्ता का आगमन हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो मुख्य उद्देश्य वो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। और भी आ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत से धन दौलत को जीतना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी का भी यही मुख्य उद्देश्य था, लेकिन मोहम्मद गौरी का तो अलग ही उद्देश्य था, भारत में इस्लाम धर्म मतलब स्थापित करना या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। और इसी युद्ध को जीतने के बाद मेरे प्यारो दिल्ली पर किसका, तो जो है बताएं तो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और वो कन्नौज जो भारत में आवागमन, आयात निर्यात, उस समय सबसे बड़ा शहर बनकर उभरा था कन्नौज, और कन्नौज के लिए त्रिपक्ष संघर्ष भी हुआ। कन्नौज को भी चंदावर के युद्ध में जीत लिया, और जीतने के बाद भाई साहब ये दो जो है घमासान ऐसे युद्ध होते हैं जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का, ठीक है ना, साम्राज्य स्थापित कर देते हैं, यदि मैं बोलूं तो, ठीक है। चलो, तो तराइन का द्वितीय युद्ध आप बताएंगे 1192 एडी, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध होता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। चलो, अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तराइन के युद्धों में, जब तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, किसकी बात है सर जी, जब तराइन का युद्ध हुआ था तो तराइन के युद्ध की बात होगी, तो पृथ्वीराज चौहान किस घोड़े पर सवार थे, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। जब हम महाराणा प्रताप जी की बात आती है तो हम तुरंत हमारे मुख से आता है महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम तो चेतक था। जब हम महात्मा बुद्ध के घोड़े की बात करें तो कंथक एकदम निकल कर आता है, और जब हम रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की बात करते हैं तुरंत हमें बादल नाम याद आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तराइन के युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान किस घोड़े पर सवार थे, तो नाट्य रंभा उस घोड़े का नाम था मेरे प्यारो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय तराइन युद्ध के समय नाट्य रंभा नामक घोड़े पर जो है मतलब सवार थे। मोहम्मद गौरी उसके बाद, जिसका समाधान देने के बाद युद्ध हुआ, क्या सर कहा लिख रहे हो, झारखंड की भाषा में लिख रहे हो, यहाँ जाओ। चलो, आता है पृथ्वीराज तृतीय। यदि मैं बात करूं, फिर ऐसी पृथ्वीराज ऐसे ही लिख जा, ठीक है ना, माफी चाहूंगा यदि ऐसे नीचे को रे बन जाए तो कर लेना, बता देना। पृथ्वीराज तृतीय में लिखूं, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध के समय मेरे प्यारों, कौन से युद्ध की बात है, तराइन के
युद्ध के समय, कौन से युद्ध की बात है? तराइन के युद्ध के समय आपको इस तरीके से लिखना है। तराइन के युद्ध के समय नाट्य रंभा, कौन से रंभा की बात होगी? नाट्य रंभा नामक, नाट्य रंभा नामक घोड़े पर सवार था। नामक किसकी बात होगी सर जी? घोड़े पर सवार था या सवार थे। पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध के समय नाट्य रंभा नामक घोड़े पर सवार थे। यदि ठीक है ना, थोड़ा सा यदि हम अपने स्तर को और उच्च लेवल पर ले जाएं तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को हम निश्चित तौर पर करके आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बताना है पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध के समय एक नाट्य रंभा नामक घोड़ा था जिस पर मेरे प्यारो सवार थे, ये आपको बताना है। और उस समय मुख्य सेनापति आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय का मुख्य सेनापति कौन था, तो खांडे राव आपको बताना है। इनका मुख्य सेनापति इस युद्ध में, ठीक है ना, इस युद्ध की बात होगी तो मुख्य सेनापति यदि पूछा जाए तो आप बता देना किसके? पृथ्वीराज तृतीय जो है इनका मुख्य सेनापति, तो आप बताएंगे खांडे राव। कौन से राव की बात होगी? तो हम बताएं सर खांडे राव आपको कर देना है, ठीक है, खांडे राव। इस तरीके से और मेरे प्यारो यहीं पर आपका चौहान वंश हो जाता है समाप्त, और भारत में हो जाता है मुस्लिम साम्राज्य का आगमन। किसका? मुस्लिम साम्राज्य का आगमन। अब इसी के साथ मैं देखूं तो उत्तर भारत में एक और राजवंश आता है, और उस राजवंश का नाम होता है मेरे प्यारो बुंदेलखंड का चंदेल वंश। चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति मतलब कि भी बोला गया है, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर हम करेंगे, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ आगे अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, और यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति का जो है, उस समय बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, तो ये आपको लिखना है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बोल दूं या क्या बोल दूं सर जी? जेजाक भुक्ति। कौन सी भुक्ति की बात है? तो हम बताएंगे बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति, इस तरीके से लिखना है। बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। कौन सा वंश होगा? चंदेल वंश। इस तरीके से आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चंदेल वंश किसका? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे सर जी जेजाक भुक्ति। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर जो है बताएंगे, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? ये किनके जो सामंत थे? इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश है मेरे प्यारो, ये परमार गुज्जर, माफी चाहूंगा, गुज्जर प्रतिहार, तो प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे, मतलब उनके अधीन ही कार्य किया करते थे। आ रही है ना बात समझ में? सामंत का मतलब है किसी के अधीन वर्क करना। तो किसके अधीन थे? तो पहले मतलब कि बताया जाएगा तो आप बताएंगे चंदेल वंश की यदि मैं यहां बात करूं तो आप बताएंगे सर जी प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार। इस तरीके से लिख देना है, प्रतिहारों के सामंत थे। इसके सामंत की बात है सर? प्रतिहारों के सामंत थे। आप बताएंगे सामंत थे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे प्रतिहारों के सामंत थे। कौन? चंदेल। संस्थापक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं नन्नू को बताऊंगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंदेल वंश का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक आप बता देना। और आया भी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या प्रथम शासक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे संस्थापक कौन था सर जी? तो आप बता देना नन्नू को। किसका? चंदेल वंश का। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे नन्नू का, आपको कर देना है। राजधानी यदि मुझसे पूछी जाए कि चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी, तो आप बता देना सर जी खजुराहो।
मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण भी चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है ना, खजुराहो इस तरीके से आपको करना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। यदि राजधानी हमसे पूछी जाएगी तो हम खजुराहो बता देंगे। ठीक है, क्या बता देंगे? खजुराहो। तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः यदि संस्थापक की बात होगी तो नन्नुक, और राजधानी की बात होगी तो खजुराहो, जो हमसे पूछे जाते हैं जी। आ रही है बात समझ में सभी के यहां तक? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग तो आपकी स्वीकार है। मित्रों, इस वंश का जो प्रथम जो शासक है उसका नाम था नन्नुक। क्या था सर जी? नन्नुक था। और इसके पुत्र मतलब पोते का नाम था जयसिंह, अथवा या उसे मैं जीजाक बोलूंगा। राजा मतलब कि इसके पोते की बात है, वो राजा जयसिंह अलग होगा। ये राजा जयसिंह अलग है, जिसे जीजाक के नाम से भी जाना जाता था। और प्रदेश में यदि मैं बात करूं, ये जीजाक भुक्ति कहलाया। अब जीजाक भुक्ति तो नाम पड़ा राजा जयसिंह के नाम पर, इसलिए बुंदेलखंड को पहले जीजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ठीक है। हर्षवर्धन का पुत्र व उत्तराधिकारी यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था, ये आपको पता होगा। ठीक है। उसने मालवा हो, चेदी वंश हो, कौशल हो, इन पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है। चलो, अब इसी के बाद इसमें एक राजा आता है यशोवर्मन। ठीक है, चलो तो हम पहले पढ़ेंगे भैया संस्थापक नन्नुक के बारे में। तो आपको इस तरीके से, यदि मैं समय की बात करूं सर जी, इसका समय 831 से कब तक था? 900 तक था ये। मतलब कि यदि इसकी बात करूंगा मैं, इसका जो समय 831 एडी से, ठीक है ना, 831 एडी और 900 तक, मतलब बहुत लंबा शासन है। अब इसकी यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो, इसके जो समय की, ठीक है ना, इसके समय में यदि बात होगी तो विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि लगभग में से 69 वर्ष तक शासन होना, तो ये तो अपने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके समय में क्या होगा? मतभेद होगा। तो इसलिए मैं लिख दूंगा भी, आप बता भी देना मतभेद। समय में क्या है सर? मतभेद है। इस तरीके से आप कर लेना, क्योंकि बीच में कई मतलब पता ही ना पड़ पाई, तो ये आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उपाधि की बात होगी सर, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? यदि मैं उपाधि की बात करूं तो मेरे प्यारो, नन्नुक ने, जो राजा नन्नुक है, तो आप बता देना महीपति की इसने उपाधि धारण की है। कौन सी? तो आप बताना। यदि उपाधि हमसे पूछी जाएगी तो हम बताएंगे सर महीपति। इस तरीके से आपको बताना होगा। महीपति की उपाधि किसने धारण की है? तो मेरे प्यारो, यहाँ पर जवाब आपको देना होगा राजा नन्नुक ने। 831 में मेरे प्यारो चंदेल वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है। और यदि मैं इसके नाम की यदि बात करूंगा, नन्नुक के बाद बागपति हुआ, जय शक्ति, विजय शक्ति व राहुल आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग नाम जो है वहां पर मिला है, लेकिन समय की बात करूं, मतलब इसके बाद 900 के बाद अलग अलग नाम मिलते हैं। और इसी के बाद मेरे प्यारो एक और राजा आता है। राजा का नाम होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही राजा बताऊंगा, बाकी ना बताऊं, यशोवर्मन। ठीक है। कौन सी बर्मन की बात होगी? तो यशोवर्मन। अब जब नन्नुक के बाद मैंने आपको बताया है कई राजा आए हैं। कौन कौन से राजा हैं सर? बागपति भी बैठा है। जय शक्ति, जब मैं अभिलेखों को देखूं, एक विजय शक्ति, राहुला, मतलब कई ऐसे नाम जो है मिलते हैं। इसी के बाद मेरे प्यारो एक नाम आता है यशोवर्मन, जो 925 से लेकर 950 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। कब से सर? 925 से। हाँ, तो आप बताएंगे ये तो 925 से लेकर 950 एडी तक गद्दी पर बैठेगा। 925 से लेकर 950 एडी तक। आ रही है बात समझ में? कब की बात होगी सर? 925 से 900 जो है 50 एडी तक, लगभग में 25 वर्षों तक इसने शासन किया है। ठीक है, चलो।
अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। खजुराहो का एक विष्णु मंदिर है। आता है क्वेश्चन कि खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तब आपको बताना है सर जी, यशोवर्मन ने। ठीक है, जो मेन पॉइंट होगा तो वो आपको लिखना है, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण, ये आपको लिख देना है। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। खजुराहो के कौन सी राहो की बात है सर? खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण, खजुराहो के कौन से मंदिर की बात है? विष्णु मंदिर का। ठीक है ना, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया किसने? यशोवर्मन ने निर्माण करवाया, ये आपको लिख देना, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, और मंदिर में एक जो है, यदि मैं बात करूं, इसका विस्तार भी किया है, जलाशय भी इसमें बनवाया है, तो ये आपको बता देना है बढ़िया तरीके से। इसी के साथ एक अगला राजा आता है, ठीक है ना, धंगदेव। मेरे प्यारो, अगला जो राजा आएगा, ठीक है, वो आप बता देना धंगदेव, इस तरीके से। ठीक है, अगले नेक्स्ट राजा की बात मैं करूंगा। ठीक है, तो आपको बता देना है खजुराहो के विष्णु मंदिर का विस्तार करवाया, विस्तार करवाया है इसने। ठीक है ना, विस्तार लिखना है, मंदिर का विस्तार, ये आपको लिख देना है, विस्तार करवाया किसने? तो आप बताएंगे यशोवर्मन ने। अगला जो राजा आएगा, उस राजा का नाम होगा सर जी धंग, राजा धंगदेव आपने पढ़ा होगा। और यदि मैं इसके समय की बात करूं तो सर 950 से लेकर 1002 एडी तक ये गद्दी पर बैठा है। लगभग में 52 वर्षों तक शासन किया है किसने? राजा धंग ने। पूछा जाता है सर जी कितने वर्षों तक, तो आप बताएंगे 200, माफी चाहूंगा 52 वर्षों तक धंगदेव ने शासन किया है। और पूछा जाता है मेरे प्यारो, ये यशोवर्मन का पुत्र है। किसका? यशोवर्मन का पुत्र। सबसे प्रतापी शासक हुआ किसका? चंदेल वंश का हुआ है मेरे प्यारो। और जो प्रतिहारों के सामंत थे, और प्रतिहारों से स्वतंत्र करने का, ठीक है ना, जो है अधिकार जो दिलाया है, वो किसने दिलाया था? तो राजा धंग ने, आप बता देना है। तो आप लिखेंगे भैया राजा धंग के बारे में, ठीक है ना, तो बता देना है ये यशोवर्मन का पुत्र है। कौन से वर्मन की बात होगी सर? तो आप बताएंगे यशोवर्मन का पुत्र, पुत्र, ठीक है ना। यशोवर्मन का पुत्र जो धंग है, धंग चंदेल वंश का, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी वंश की बात होगी सर? चंदेल वंश का सबसे प्रतापी। चंदेल वंश का कैसा होगा? सबसे प्रतापी शासक था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये आप बताएंगे, सबसे प्रतापी शासक था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, धंग की बात होगी तो 950 एडी से 1002 एडी तक गद्दी पर बैठा है। ये यशोवर्मन का पुत्र है और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिहारों से, ठीक है ना, किसकी बात होगी मेरे प्यारों? मैंने अभी बताया कि प्रतिहारों की सामंत थे ना ये, तो प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्णतः यदि मैं बात करूं, प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय आपको बता देना है। पूर्ण स्वतंत्रता यदि बात होगी सर जी, दिलाने का श्रेय किसकी बात है? तो आप बताएंगे सर दिलाने का श्रेय, ठीक है ना, किससे? प्रतिहारों से। यदि बात होगी प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का सिरे, ठीक है, राजा धंग को जाता है। किसको जाता है भैया? राजा धंग देव को जाता है। तो ये भी आप बताएंगे राजा धंग देव को जाता है, क्योंकि चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। और भैया जब प्रतिहारों के सामंत थे तो उनसे पूर्णतः मतलब कि स्वतंत्र होने का श्रेय यदि मैं बात करूं किस राजा को दिया जाता है, तो राजा धंग को आपको बता देना है। ठीक है, चलो कालिंजर पर अधिकार कर लिया, किस पर? ऊपर ही करो, किस पर कर लिया? कालिंजर पर अधिकार कर लिया मेरे प्यारो। कालिंजर पर अधिकार कर राजधानी बना लिया कालिंजर को। पहले खजुराहो हुई थी, और खजुराहो के बाद आता है कि राजधानी कालिंजर किसने बनाई है? तो राजा धंग ने। और ये ग्वालियर विजय महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ग्वालियर पर भी विजय प्राप्त की है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा किस पर, तो आप बता देना सर जी कालिंजर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया।
मध्य प्रदेश में है ना कालिंचर, कालिंचर का किला आपने पढ़ा होगा। कालिंचर, कालिंचर पर ठीक है ना विजय प्राप्त करके, या मैं बात करूं अधिकार कर, कालिंचर पर अधिकार कर, ठीक है ना, कालिंचर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है ना, कालिंचर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। अपनी क्या बना दिया सर जी, तो हम बताएंगे अपनी राजधानी बनाया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कालिंचर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बना लिया, और ग्वालियर विजय इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। संजू कुमार कह रहे सर ये सामंत क्या होता है, 3 बार बता दिए। सामंत का मतलब किसी के अधीन होना, ठीक है, तो ध्यान से सुने करो, और बार बार जो है एक ही चीज है वो मत करे करो, ठीक है। प्रतीक किशोर कह रहे हैं सर 900 से जो है 900 से 925 तक कौन था, तो मैंने बताया भी विजय शक्ति आया, राहुला आया, 3-4 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है ना। यदि मैं अभिलेख को पूर्णतः देखूं तो यशोवर्मन का जो सटीक समय हमें मिलता है 900 ठीक है ना 25 से। तो उससे पहले यदि बात करेंगे तो मैंने बताया जय शक्ति, विजय शक्ति, राहुला, ये कई ऐसे राजा आते हैं, ठीक है ना, जिनके समय की हमें जो है अज्ञानता है, समय अभिलेखों में नहीं दिया है। यशोवर्मन की बात आती है तो यशोवर्मन वहां पर होगा, ठीक है। तो सामंत का मतलब किसी के अधीन कार्य करना। आ रही है बात समझ में? जैसे एक मैं बात करूं, अब जो है केंद्र में कौन बैठी है, बीजेपी सरकार है, और फिर छोटे छोटे राज्य हो गए हैं। भाई भारत एक राज्यों का संघ है, अब उसमें राज्यों की बात होगी तो बीजेपी की सरकार अनेक राज्यों में है। अब यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, यदि उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं तो किसके अधीन कार्य कर रही है, तो जो है केंद्र सरकार की। अब केंद्र में जो मुख्य जो है राजा यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आपको पता होगा। वे जिसे चाहें तो सीएम बना दे, जिसे चाहें यदि सरकार है उसे हटा दे में। अब आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सरकार आई, ठीक है, अब मामा जी ने बहुत मेहनत करी लेकिन मामा जी ना बन पाए, यादव जी बन गए वहां पर। तो इस तरह अब वे किसके अधीन कार्य करेंगे, तो इनके अधीन करेंगे, जो बड़ा राजा है तो उसे सामंत हम बोलेंगे। आर्य बात समझ में? चलो, करिश्मा करिश्मा कुमारी कह रही है सर आपकी एज हो गई है, शादी टाइम पर, सही टाइम पर शादी कर लो। ठीक है कर लूंगा, तुमने अब बताइए, अब कर लूंगा। चलो, इसी के बाद अगला जो राजा आएगा वो आएगा गणदेव। 1002 से यदि मैं अगले राजा की बात करूं, सर जी अगला जो राजा होगा, नेक्स्ट राजा गणदेव, इस तरीके से कर देना है। और इसके समय की बात होगी 1002 से। भाई 1002 तक कौन बैठा है, तो आप सभी को पता होगा सर जी, वो बैठा है आपका, ठीक है, धंगदेव। अब 1002 से लेकर 1019 तक राजा गणदेव गद्दी पर बैठेगा, कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं किया है, ठीक है ना। चलो, इसका इसके विषय में ज्यादा हमें जानकारी ना मिलती है। इसी के साथ मित्रों अगला जो राजा आएगा वो राजा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम होगा राजा विद्याधर। ठीक है, कौन से? राजा विद्याधर, इस तरीके से कर देना है। और राजा विद्याधर की बात करूं तो आप बता देना सर जी 1019 में गद्दी पर बैठा है। और राजा विद्याधर सबसे शक्तिशाली राजा है, 10 वर्षों तक शासन किया था, 1029 तक। ठीक है, राजा विद्याधर। और यदि राजा विद्याधर की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए, और 17 बार लगातार आक्रमण करता रहा, तहस नहस ही कर दिया भारत को। कभी कहीं आक्रमण, ऐसे ऐसे भी हमारे जो राजा हुए हैं कि महमूद गजनवी के खौफ से जलती हुई चिता में कूद गए थे। राजा जयसिंह, राजा विद्याधर ने एक योजना बनाई कि यदि हम एक एक करके इससे लड़ेंगे तो हम हारते चले जाएंगे, इससे बढ़िया है कि सभी राजा एकजुट हों
और होकर फिर इसका सामना करें तो इसको हम मार भगा देंगे। ऐसी योजनाएं कई राजाओं ने बना भी ली है। लेकिन महमूद गजनवी की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था राज्यपाल। और राज्यपाल जब 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो मेरे प्यारों इस युद्ध में प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब आत्मसमर्पण किया है तो राजा विद्याधर को बहुत ही गुस्सा आया और इस गुस्से के कारण उन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। किसने? राजा विद्याधर ने। मेरे प्यारों, राजा विद्याधर एकमात्र ऐसा भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनवी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं का विरोध किया था, पराजित नहीं हुआ। ठीक है, विरोध खुलकर किया है और राजाओं से हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है भैया एकजुट हो। लेकिन क्या करें, जिधर भी महमूद गजनवी जावे उधर ही जो है राजा भग जावे, ऐसा हिसाब किताब था। तो आपको बताना है राजा विद्याधर। ठीक है, चलो यदि राजा विद्याधर की बात करूं तो 1019 की बात होगी मेरे प्यारों। 1019 में महमूद गजनवी ने, ठीक है ना, महमूद गजनवी ने कन्नौज के शासक थे या प्रतिहार शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया 1019 एडी में। ठीक है, आपको लिखना है 1019 एडी में महमूद गजनवी ने, कौन से गजनवी की बात है भैया? महमूद गजनवी ने कन्नौज के प्रतिहार, कहां के हैं सर जी? कन्नौज के। इस तरीके से लिखना है, कन्नौज के प्रतिहार शासक, शासक का नाम क्या होगा? कन्नौज के प्रतिहार शासक का नाम है राज्यपाल। ठीक है ना, शासक और शासक का नाम होगा कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, कौन सी वर्ष की बात है? 1019 में आक्रमण तो कर दिया। जब आक्रमण किया है तो कितने की बात होगी सर? 1019 एडी में महमूद गजनवी ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल पर जब आक्रमण कर दिया है तो राज्यपाल ने डरकर युद्ध के बिना ही, मतलब युद्ध भी ना किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया। राजा या, ठीक है ना, राज्यपाल ने, मेरे प्यारों राजा कौन होंगे? राज्यपाल ने युद्ध किए बिना, राजा राज्यपाल ने क्या कर दिया? युद्ध किए बिना। इस तरीके से लिखना है, युद्ध किए बिना। ठीक है, बिना आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। इस तरीके से लिख देना है, आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है ना, आत्मसमर्पण कर दिया। अब राजा विद्याधर ने, गुस्सा तो आया था, राजा विद्याधर ने, मेरे प्यारों राजा विद्याधर ने, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है ना, प्रतिहार शासक, कौन सी शासक की बात होगी? तो हम बताएं सर जी, प्रतिहार शासक, शासक का नाम होगा राज्यपाल। प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो जी, प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, महमूद गजनवी की जितनी भर भी महत्वाकांक्षा हैं उनका खुलकर विरोध किया है राजा विद्याधर ने। मेरे प्यारों, जब मैं बात करूं राजा विद्याधर के बाद जो चंदेल वंश है इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद विजयपाल गद्दी पर बैठेगा, फिर देव वर्मन गद्दी पर बैठेगा। ठीक है ना, और जब देव वर्मन का काल आता है तो कलचुरी वंश था, गंगदेव की जो है इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, मतलब कि अब तो खत्म सा हो गया मामला। किसके बाद? राजा विद्याधर के बाद। इसी के साथ यदि मैं बात करूं, एक और राजा आता है कीर्ति वर्मन। कौन सा होगा सर? हम बताएं कीर्ति वर्मन। ठीक है, अब कीर्ति वर्मन के बारे में भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद कई राजा बैठे, मतलब 1029 से, और कीर्ति वर्मन का जो समय होगा वो 1060 से 1100 तक था। ठीक है, कई राजा आए हैं ना,
तो आपको लिख देना है कौन सी बर्मन की बात होगी सर, कीर्ति बर्मन, इस तरीके से लिखना है, कीर्ति बर्मन, ये आप डालेंगे। और कीर्ति बर्मन का यदि समय की बात करूं तो 1000, ठीक है ना, 60 से लेकर पूरा 1100 एडी तक ये गद्दी पर बैठेगा कीर्ति बर्मन, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? ये देव बर्मन जो आएगा ना बीच में, उसका बड़ा भाई है, इसमें भी ज्यादा, ठीक है ना, काम नहीं किया है। यदि मैं कीर्ति बर्मन की बात करूं तो इन्होंने बस, कीर्ति बर्मन ने क्या है, महोबा के निकट एक कीर्ति सागर या कीरत सागर झील बनवाई थी। ठीक है क्या? तो ये आप कर देंगे महोबा के निकट। सर जी किसके निकट की बात होगी, कीर्ति बर्मन ने, तो हम बताएं सर महोबा के निकट, ये आपको लिख देना है, महोबा के निकट, महोबा के निकट कीरत सागर। कौन से सागर की बात है सर, कीरत सागर, कीरत सागर झील बनवाई थी, कीरत सागर झील बनवाई थी, ये आपको बता देना है, बनवाई थी, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्य बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। इसी के बाद आता है मदन बर्मन। ठीक है, कौन सा बर्मन होगा, ठीक है, मदन बर्मन, आपको डाल देना है मदन बर्मन, ये इसमें इतना ही होगा। फिर अगला जो शासक होगा वो होगा मदन बर्मन, ये आपको लिख देना है। ठीक है, कौन सी बर्मन की बात है, मदन बर्मन, जो 1100 से लेकर 1163 तक गद्दी पर बैठा है, मतलब 63 वर्षों तक शासन किया है, 1100 से लेकर 1163 एडी तक। ठीक है, यदि इनके समय की बात होगी तो 1100 से लेकर 1163 तक। और इसी के बाद आता है मेरे प्यारो परमर्दी देव बर्मन, ठीक है, जो 1165 से लेकर 1208 तक। और यदि मैं बात करूं, यहां लिख देंगे अगला जो शासक होगा परमर्दी देव बर्मन। कौन सा? परमर्दी देव बर्मन। और मैंने बताया है परमर्दी देव बर्मन अभी पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो इसका युद्ध हुआ है, और ये यदि बात होगी 1165 से लेकर 1208 तक गद्दी पर बैठेगा, 1165 से लेकर 1208 तक ये गद्दी पर बैठता है। आला ऊधल इसके मुख्य सेनापति थे, जो तुमुल के युद्ध में मेरे प्यारों, किसके, तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है ना, लड़ते हुए उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं, यहाँ पर ही समाप्ति हो जाता है, क्योंकि फिर कौन सा वंश आ जाते हैं भैया, फिर हो जाती है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है ना, परमर्दी देव को हरा दिया, महोबा पर अधिकार कर लिया है, महोबा पर, ठीक है। कालिंचर वगैरह को कौन जीत लेते हैं, तो आप बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। तो इस तरीके से मेरे प्यारों ये भी वंश हो जाता है आपका समाप्त। तो कल चलाएंगे हम सैन वंश और जी के पाल वंश, दो वंश और होंगे दक्षिण भारत में चलेंगे, तो चोल वंश को हम करेंगे। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरफ। तो इन्हें करना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। एएलपी के लिए सर बताया नहीं हिस्ट्री की बुक, अच्छा हिस्ट्री की बुक बताऊं या पूरा ही? तो एक हमारी येलो बुक है रोजगार विदंकित, येलो बुक उसे ले लेना, ठीक है, वो बहुत सफिशियंट रहेगी आपके लिए। तो इन्हें करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, चलो। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे करो सारे के सारे, ये खामो खां की बकवास है छोड़े करो, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।